हेलो बच्चों। तो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि मांग की लोच को मापने की एक विधि है। बहुत सारी विधियां हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट मेथड है। इम्पोर्टेंट विधि कौन सी है? कुलव्य विधि। किसको मेजर करने की है ये विधि? मांग की लोच को मेजर करने की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होते हैं जो मांग की लोच, उसको मापा जाता है इस विधि से। आपने मांग की लोच वाला टॉपिक देख लिया होगा, नहीं देखा तो उसको देख लेना। उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है जो 12th के सिलेबस में है, वो है कुलव्य विधि। सबसे पहले बात करेंगे कि ये विधि दी किसने थी। डॉक्टर मार्शल है, एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने इसको दिया था। अब उन्होंने इसमें क्या बताया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो बताते हैं, अक्सर हम देखते हैं, पहले जो बात है मैं वो क्लियर कर देती हूँ। पहले हमने देखा था जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, मांग की लोच थी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो टॉपिक था मांग की लोच का, उसमें हमने क्या देखा था कि जो मांग की लोच है, हमने वहां रिलेशन देखा था प्राइस में, कीमत में, और किसमें? हमारी जो डिमांड है, मांग है, उसमें। उनका रिलेशन हमने किया था इसमें। इन दोनों का रिलेशन देखा था, और इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है, ये हमने देखा था। पर जो कुलव्य विधि है उसमें हम रिलेशन किसका देखेंगे? हम यहाँ डिमांड का रिलेशन नहीं देखेंगे, हम यहाँ कुलव्य विधि में किसका रिलेशन देखेंगे? जो कि आपने देख लिया होगा, क्या लिखा हुआ है? कुल व्यय। व्यय, व्यय मतलब, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। कुल व्यय, व्यय जो होता है, इस शब्द का अपने आप में क्या मीनिंग है? खर्च। कि जो भोगता है वो कितना खर्च करता है। अब प्राइस में हम यहाँ रिलेशन देखेंगे, प्राइस में और किसमें? एक्सपेंडिचर में, मतलब खर्च में, एक्सपेंडिचर में। प्राइस और एक्सपेंडिचर का रिलेशन कैसा है? वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या अपने आप में क्या न्यूट्रल है? तो वो रिलेशन के आधार पे हम बताएंगे कि मांग की लोच क्या है। अब यहाँ कितने तरह के रिलेशन देखेंगे? किस में रिलेशन देखेंगे? प्राइस में और एक्सपेंडिचर में। अब यहाँ मेन बात करेंगे हम। वैसे तो हमने प्राइस इलास्टिसिटी की कितनी डिग्रीज हमने पढ़ी है, लोच की कितनी श्रेणियां हमने देखी है? 5। परफेक्टली इलास्टिक, यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, और परफेक्टली इनइलास्टिक। ये 5 डिग्रीज हमने पढ़ी थी। उनमें से हम 2 को यहाँ स्किप कर देंगे, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। 2 को हम छोड़ देंगे। हम 3 डिग्रीज की बात करेंगे। पहली डिग्री होगी हमारी इलास्टिसिटी, किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर या 1 के बराबर। मांग की लोच किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर। वो कब होगी, मतलब किसके बेस पे हम बताएंगे ये सब? इलास्टिसिटी ईडी इज इक्वल टू 1 कब होगी? हम किस आधार पे बताएंगे? प्राइस और एक्सपेंडिचर का जो संबंध है, रिलेशन है, उसके आधार पे बताएंगे कि मांग की लोच किसके बराबर है? इकाई के बराबर। दूसरी डिग्री हम पढ़ेंगे इकाई से अधिक। क्या पढ़ेंगे? इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक लोचदार, जो एडी है हमारी लोच है, वो किससे ज्यादा होगी? 1 से ज्यादा होगी, ग्रेटर देन 1। ये भी हम किसके आधार पे देखेंगे? प्राइस और एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, उन दोनों के रिलेशन के आधार पे देखेंगे। तीसरा हम देखेंगे इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार, वो भी किसके आधार पे देखेंगे हम? ईडी किससे कम होगी? 1 से कम होगी। तो ये 3 तरह की डिग्रीज हम यहाँ स्टडी करेंगे, मेजर करेंगे। किसके बेस पे? प्राइस और जो एक्सपेंडिचर है, उन दोनों में कैसा संबंध है, उसके आधार, उस पे बेस्ड। अब देखो, हम फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे। यहाँ फर्स्ट डिग्री हमारी क्या है? इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार। जैसे जो जो बातें मैं बताते जाऊं, वीडियो को रोक रोक के आप क्या कर सकते हो? नोट्स बनाते जाना, अपने समझते जाना चीजों को। जैसे मैंने माइक्रो में बताया, माइक्रो में पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर टेबल बनाते हैं, और उसके आधार पे टेबल पे बेस्ड एक डायग्राम भी होता है। तो ये होती है एक्सप्लेनेशन किसी भी टॉपिक की। फर्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ ईडी किसके बराबर होगी? इकाई के बराबर। इकाई के बराबर लोचदार मांग कब होगी? जब प्राइस, जो हमारी कीमत है, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत क्या हो रही है? चाहे इंक्रीज हो रही है,
चाहे डिक्रीज हो रही है, चाहे तो कीमत बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्च है, व्यय है, खर्च है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे भाई, उसमें कोई परिवर्तन, स्थिर रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, स्थिर है वो। तो मांग की लोच किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, इकाई के बराबर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने 100 रुपए रखे हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, मान लो मैं एग्जाम्पल ही ले लेती हूँ, एप्पल है एक वस्तु, एप्पल की प्राइस थी, प्राइस ऑफ एप्पल कितनी थी, 10 रुपीज पर केजी, 10 रुपए किलो एप्पल थी, तो मैंने 100 रुपए रख रखे थे कि मैं एप्पल पे कितने रुपए खर्च करूंगी, 100। तो 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए में कितने किलो एप्पल आ जाएंगे, 10 किलो, 10 केजी एप्पल मैं खरीद के ले लेती थी अपने घर में। अब एप्पल के प्राइस बढ़ गए, एप्पल के प्राइस हो गए 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी, एप्पल के प्राइस कितने हो गए, 20 रुपए किलो हो गए। पर मैं खर्च नहीं बढ़ाती हुई अपना, मेरा खर्च उतना ही रहेगा एप्पल पे। अब 20 रुपए में मैं कितने किलो एप्पल खरीद पाऊंगी, पहले तो मैं 10 केजी खरीद पाती थी, अब कितने खरीद पाऊंगी, 20 रुपए, 100 रुपए में 20 किलो के रुपए किलो के हिसाब से 5 केजी। अब देखो खर्च तो मेरा उतना ही है ना, मेरे जेब से पैसे तो उतने ही जा रहे हैं। हो क्या रहा है कि मेरी जो क्वांटिटी है, वो वस्तु पहले मेरे पास कितनी आ रही थी, 10 किलोग्राम, अब कितनी आ रही है, 5 किलोग्राम। प्राइस बढ़ गया पर मेरे खर्च पे कोई असर नहीं पड़ा। अब मैं इसका अपोजिट ले लेती हूँ, अगर प्राइस, यहाँ तो क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ गया, और यहाँ मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जब प्राइस क्या हो जाए, कम हो जाए। अब 10 रुपए से जो एप्पल हो कितने रुपए का हो गया, 5 रुपए का, 5 रुपए पर केजी का हो गया। अब एप्पल 5 रुपए किलो की हो गई, अब 100 रुपए ही मेरे को खर्च करने हैं। अब मैं कितने किलो एप्पल खरीद पाऊंगी, 20 किलो, 20 केजी एप्पल मैं खरीद पाऊंगी। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, सॉरी समझ आ गई होगी। अब देखो प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो, मेरा खर्च उतना ही है। मैंने अब भी 100 ही रुपए खर्च किए एप्पल पे, यहाँ भी, पर क्वांटिटी तो कम खरीद पा रही हूँ यहाँ भी, पर अब क्वांटिटी ज्यादा खरीद पा रही क्योंकि एप्पल सस्ते हो गए, मेरा खर्च नहीं बदला। तो इसी विधि, इसी को बोलते हैं कुल व्यय विधि। जब प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, खर्च कैसा रहे, स्थिर रहे। जैसे 100 का 100 है, तो मांग की लोच किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ये था हमारा सिंपल सा कंसेप्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप क्या है, जब मांग की लोच क्या हो, ग्रेटर देन 1, वो किस केस में होगी, वो भी हम किसके आधार पे बताएंगे, प्राइस और एक्सपेंडिचर के हिसाब से। अब यहाँ देखना ध्यान से, मैं बताती जाऊंगी, आप वीडियो को रोक रोक के नोट्स बनाते जाना, चीजों को समझने की कोशिश करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में भी आ जाते हैं क्वेश्चन, मैंने भी कंपटीशन एग्जाम दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार में सबको सब कुछ आ जाता है, बार बार चीजें समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती है ऐसे। अब यहाँ ये वाला कांस्टेंट वाला कंसेप्ट नहीं रहेगा। अब मैं बात करती हूँ प्राइस और एक्सपेंडिचर। जब प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए, जब प्राइस क्या हो जाए, किसी चीज की कीमत क्या हो गई, बढ़ गई, और उसका एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, कम हो जाए। देखो ये बढ़ गया, ये कम हो गया। दूसरा, जब प्राइस कम हो जाए, एक्सपेंडिचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। समझ आ रहा है? तो दोनों में कैसा संबंध हुआ, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे, और जब ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो कैसा संबंध हुआ दोनों में, उल्टा, या इसको बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन या ऋणात्मक संबंध। कैसा संबंध, ऋणात्मक संबंध, नेगेटिव रिलेशन। किसमें है ऋणात्मक संबंध, प्राइस में और एक्सपेंडिचर में। जब प्राइस में, कीमत में, और एक्सपेंडिचर में, खर्च में कैसा संबंध हो, नेगेटिव संबंध हो, उल्टा संबंध हो, तो मांग की लोच किसके बराबर होगी, इकाई से अधिक होगी। क्लियर हो गया होगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कोई चीज महंगी हो गई, कीमत बढ़ने का मतलब है वो चीज महंगी हो गई। महंगी हो गई तो हम क्या, अगर वो चीज हमारे लिए जरूरी होती
और चीज महंगी हो जाती तो हम क्या करते, उसके ऊपर खर्च भी बढ़ाते। मान लो एक नमक की थैली है, अगर वो ज्यादा महंगी हो जाए, 10 रुपए से 20 रुपए की हो जाए, नमक तो इम्पोर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है घर के लिए, तो हम क्या करते हैं, 20 रुपए ही खर्च करते हैं। हमारा खर्च बढ़ जाता ना, प्राइस बढ़ने से खर्च बढ़ जाता, तो वो क्या हमारे लिए जरूरी है चीज। पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है, उसका हमने खर्च कम कर दिया, मतलब वो चीज हमारे लिए जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जब जो चीज जरूरी नहीं होती, उनके मांग की लोच कैसी होती है, इकाई से अधिक लोचदार होती है। क्लियर हो गया होगा। तो ये था आपका मोर देन वन वाला केस। इसका नेक्स्ट स्टेप या थर्ड पॉइंट आता है लेस देन वन वाला स्टेप, कि जो मांग की लोच है वो किसके बराबर होगी, इकाई से कम लोचदार। किन केस में होगी, इकाई से कम लोचदार। यहाँ भी हम यही रिलेशन देखेंगे, किस किस का, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का। रिलेशन इन्हीं का देखा जाएगा, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का। ठीक है, अब देखो, जब कोई चीज महंगी हो गई, जब कोई चीज क्या हो गई, महंगी हो गई, उसकी प्राइस बढ़ गई, कोई चीज है उसकी प्राइस बढ़ गई और हमने खर्च भी बढ़ा दिया। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था नमक का, नमक की जो प्राइस थी, नमक था, उसकी कीमत थी 10 रुपए की एक थैली, और हम खरीदते थे एक थैली नमक। अब नमक की प्राइस है, जो प्राइस ऑफ सॉल्ट क्या हो गई, बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई, 20 रुपए की थैली हो गई। भाई महंगा हो गया नमक, तो मैं क्या नमक खाना छोड़ दूंगी, नमक खाना नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे। हम एक थैली अब कितने रुपए में खरीदेंगे, बस 20 रुपए में। पहले मेरे 10 रुपए खर्च होते थे उस चीज पे, अब कीमत बढ़ने से मेरे कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 20, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है ना। समझ पा रहे हो मेरी बात। ये किन वस्तुओं के केस में होता है, और जरूरी वस्तुओं के लिए मैंने बता रखा है, जरूरी जो चीजें होती ना, उनकी मांग ज्यादा चेंजेस नहीं आते उसमें। जो नेसेसरी चीजें उनकी मांग एक तरह से फिक्स रहती है, उसमें ज्यादा उतराव चढ़ाव नहीं होता कि हमने गेहूं सस्ता हुआ तो हमने ज्यादा खरीद लिया, गेहूं महंगा हुआ तो हमने कम खरीद लिया। ऐसा नहीं है कि हम जितना ही हमारी कैपेसिटी है खाने की, हम उतना ही खाते हैं। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी मांग को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, ज्यादा मांग में परिवर्तन नहीं करते। और जिन चीजों की मांग ज्यादा चेंज नहीं होती, उनकी मांग की लोच कैसी होती है, कम लोचदार, उसको बोलते हैं कम लोच है, उसमें ज्यादा लोच नहीं है, कम लोच है, तो इकाई से कम लोचदार होती है। जरूरी चीजें, नेसेसरी चीजें, मैंने पहले भी बता रखा है, जरूरी चीजों के लिए होते हैं। समझ आ गया होगा। तो जरूरी चीज है नमक, अब अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो खर्च भी बढ़ेगा। अगर प्राइस नमक सस्ता हो गया, 5 रुपए की थैली होगी, प्राइस कम हो गए हैं, प्राइस ऑफ सॉल्ट क्या हो गया, कम हो गए 5 रुपए की, तब तो मेरे कितने रुपए खर्च होंगे, 5 ही, तो मेरा एक्सपेंडिचर कम हो गया, पहले से खर्च कम हो गया। तो देखो अब कैसा रिलेशन रहा, प्राइस में और एक्सपेंडिचर में कैसा संबंध है, सीधा पॉजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं सीधा संबंध या पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो ये थी तीसरे टाइप की डिग्री। क्लियर हो गया होगा। तो मैंने टेबल से भी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके भी, और आपको सिंबॉलिकली भी बता दिया है कि मांग की लोच कब इकाई के बराबर होगी, कब इकाई से अधिक होगी, कब इकाई से कम होगी। अब आती है इसकी डायग्राम की बारी। डायग्राम में यहाँ बना के दिखा देती हूँ। आप, मैंने बताया है वीडियो को रोक रोक के क्या करना है, इसके नोट्स प्रिपेयर करते जाना है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए ये चीज। ठीक है, देखो डायग्राम में हम अक्सर क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। ये है एक्स ओ एक्स अक्स, ये है ओ वाई। यहाँ हम जनरली प्राइस लेते हैं, तो अभी प्राइस लेंगे। यहाँ हम क्वांटिटी लेते थे एक्स एक्स पे, आपको ध्यान होगा, जो लॉ ऑफ डिमांड मैंने करवाया था, मांग का सिद्धांत मैंने करवाया था, उसमें हमने यहाँ क्वांटिटी लिया था। पर हम रिलेशन किसका पढ़ रहे हैं अब, प्राइस का और एक्सपेंडिचर का। तो हम इन दोनों का ही रिलेशन देखेंगे। यहाँ हमने प्राइस ले लिया तो दूसरी चीज क्या बची, एक्सपेंडिचर। तो यहाँ मैं क्या लेंगे, एक्सपेंडिचर, खर्च, कुल खर्च। अब देखो, किसी चीज की प्राइस 2 थी, 4 थी, 6 थी, 8 थी,
10 थी, कहीं तक भी चले जा सकते हैं हम, यहाँ इतने में हमारा काम चल जाएगा मेरे ख्याल से, तो मैं इतने ही पॉइंट लूँगी। एक्सपेंडिचर था 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। देखो जब कोई वस्तु की कीमत 2 रुपये थी तो मैं कितने रुपए खर्च करती थी उस पे, 50 रुपये। चीज महंगी हो गई और मैंने खर्च भी बढ़ा दिया, 100 रुपये खर्च करने लगी। तो यहाँ देखो इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, एक लाइन निकलेगी। अब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, इस पॉइंट को मान लो ए पॉइंट, इसको मान लो बी पॉइंट। यहाँ पे मांग की लोच क्या होगी, देखो प्राइस बढ़ गई, खर्च भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ी, खर्च भी बढ़ा दिया मैंने, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। कैसा संबंध है दोनों में, पॉजिटिव, सीधा संबंध। कोई चीज महंगी हो गई तो मेरा खर्च भी बढ़ गया, अभी जैसे नमक की थैली का एग्जांपल दिया था, तो वही बात तो हुई। तो यहाँ पे इस स्टेप से लेके स्टेप तक मांग की लोच कैसी है, इकाई से कम लोचता। देखो साथ के साथ आप आंसर देने की कोशिश किया करो, अगर जिसने सही आंसर दिया ना, ईडी क्या हुई, इकाई से कम लोचदार, ईडी लेस देन 1 है इस ए से बी पॉइंट तक, यहाँ तक। अब इन पॉइंट्स को थोड़ी देर के लिए दिमाग से निकाल दो। अब आते हैं यहाँ से, शुरुआत करेंगे हम बी पॉइंट से। किसी चीज की कीमत थी 4 रुपए, हम कितना खर्च कर रहे थे, 100 रुपए, उसकी कीमत बढ़ गई। अब भी मैं उस चीज पे कितना खर्च कर रही हूँ, 100 ही रुपए। फिर कीमत बढ़ी, अब भी मैं कितना खर्च कर रही हूँ, 100 ही रुपए। तो यहाँ से बी सी डी पॉइंट पे देखो मांग की लोच क्या, खर्च, कीमत बढ़ती जा रही है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो खर्च में कोई परिवर्तन ना आए, खर्च स्थिर रहे, तो मांग की लोच कैसी होती है, आंसर आप खुद दे सकते हो, मेरे को तो बताना ही, आप अपने आंसर देने की कोशिश किया करो, ताकि आपको कंफर्म रहे कि मैं क्या सही सीख रहा हूँ या सही सीख रही हूँ। तो मांग की लोच किसके बराबर होगी, 1 के बराबर, जब खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। बी पॉइंट पे भी 100 रुपए था, सी पॉइंट पे भी 100 रुपए था खर्च, और डी पॉइंट पे भी। पर जबकि प्राइस क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो प्राइस बढ़े चाहे घटे, खर्च वैसा का वैसा रहे, तो मांग की लोच किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है डी पॉइंट से। 8 रुपए कीमत थी और मैंने खर्च कितना किया था, 100। अब कीमत बढ़ के 10 रुपए हो गई और मैंने खर्च 100 से कितना कम कर दिया, 50। अब मैं यहाँ पे आ गई, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, यहाँ 10 रुपए पे ये, पहले तो 100 रुपए खर्च था, अब कितना हो गया, 50 रुपए। अब ये डी और ई पॉइंट मिला दो, ऐसे डी और ई पॉइंट पे मांग की लोच कैसी होगी, जब कीमत बढ़ जाए, ये प्राइस तो बढ़ गई और खर्च क्या हो गया, 100 से 50 पे आ गए हम उल्टा, पहले से कम हो गया खर्च, तो मांग की लोच मैंने बताया था क्या होगी, इकाई से अधिक लोचदार, ग्रेटर देन 1। तो ये 3 डिग्री विद डायग्राम भी मैंने बता दिया है। आप वीडियो को रोक के डायग्राम को अच्छे समझना, आपकी बुक में ऐसा डायग्राम ऐसे नहीं दे रखा है एक्सप्लेनेशन, सिर्फ ये 3 लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, ये कुछ नहीं है बीच का। मेरे ख्याल से जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, कौन सी चीजें जरूरी हैं तो उनकी मांग की लोच कम लोचदार होती है, जो चीजें जरूरी नहीं है उनकी मांग की लोच ज्यादा लोचदार होती है। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा भी रखा है क्लास में, और अब भी बता दिया है, वीडियो की हेल्प से आप देख सकते हो। और भी किसी को अगर कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है तो उनके लिए भी हेल्पफुल है ये चीज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और जहाँ आते हैं स्टेट में आते हैं, पीजीटी जो इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं हर स्टेट में वहाँ भी आते हैं, और यहाँ से हमेशा ही 1-2-4 नंबर का क्वेश्चन उठता है, और इन्हीं से उठता है कि जब प्राइस बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो मांग की लोच क्या होगी। या ऐसे पूछ लेंगे, जब मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है तो प्राइस में एक्सपेंडिचर में कैसा रिलेशन होता है, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल, आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही करवाऊंगी, तो इसको समझना और देखना, ठीक है।